नमस्कार विद्यार्थियों, आपकी कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपन देख रहे हैं एवरेज। स्टैटिक्स में एक पॉइंट टॉपिक है जिसमें बोलते हैं अपन एवरेज माध्य। अपन ये देखते हैं कि माध्य के क्या ऑब्जेक्ट है या फिर क्या इसके यूजेज है। अपन माध्य के एवरेज के ऑब्जेक्ट या यूजेज के बारे में देखते हैं तो अपन देखते हैं कि सबसे पहला ये कि माध्य क्या करता है कि जटिल या हार्ड जो संबंध होते हैं उनको सरल बनाते हैं और उनका संक्षिप्त में चित्र प्रस्तुत करते हैं। सिंपल एंड कॉन्सियस पिक्चर ऑफ ए ग्रुप्स ऑफ डाटा का जो ग्रुप होता है वह संक्षिप्त में प्रस्तुत करता है और उसको सरल बनाता है। माध्य का ये उद्देश्य होता है। माध्य जटिल एवं अव्यवस्थित समूहों की विशेषताओं के अनुसार उनको सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, जिसको क्या होता है कि जिससे जो डाटा है उसको समझने में आसानी होती है और अपन किसी निष्कर्ष पे आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे राजस्थान के लाखों व्यक्तियों में से प्रत्येक की आय को यदि याद रखना है तो अपन क्या करेंगे, लेकिन उसकी प्रत्येक व्यक्ति की आय को अपन याद नहीं रख सकते तो उसका एवरेज लेते हैं, प्रति व्यक्ति की आय का औसत लेते हैं तो अपन उसको सरलता से समझ सकते हैं और उसको अपन याद भी रख सकते हैं। इसी प्रकार मोरेने ने कहा है कि माध्य का उद्देश्य व्यक्तिगत मूल्यों के समूह को सरल व संक्षिप्त रूप में प्रतिनिधित्व करना है, जिससे कि मस्तिष्क एवं समूह की इकाई के समान आकार को शीघ्रता से समझ सके। किसी राइटर ने या किसी विद्वान ने बताया है माध्य के बारे में, वही परिभाषा यहाँ दे रखी है। फिर दूसरा है इसी का उद्देश्य, माध्य का उद्देश्य है इसकी उपयोगिता। दूसरा है कि तुलना की सुविधा हेतु, फैसिलिटी इन कंपैरिजन। माध्य क्या करता है कि अपन को डाटा का यदि अपन को कंपेरेटिव स्टडी करनी है तो उसके लिए अपन को फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध करवाता है। अपन डाटा समूहों की कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं, उनके ग्रुप्स बना के या फिर उनको सारणी में प्रस्तुत करके। माध्यों द्वारा संपूर्ण समूह का एक संक्षिप्त एवं प्रतिनिधित्व करने वाला अंक प्राप्त होने पर दो या दो से अधिक समूह श्रेणियों की सरलता से तुलना की जा सकती है। जैसे अपन देखते हैं कि अपन बीकॉम फर्स्ट पार्ट के विद्यार्थियों का यदि एवरेज लेंगे अंकों का और बीकॉम फर्स्ट पार्ट के यदि अपन बीएसटी सब्जेक्ट के अंकों का एवरेज लेंगे और यदि किसी दूसरे सब्जेक्ट के जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर बिजनेस आइडिया या फिर किसी और सब्जेक्ट के यदि अंकों का एवरेज लेंगे तो उनमें अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे अंक आ रहे हैं या फिर किस सब्जेक्ट में कम अंक आ रहे हैं, मतलब कंपैरेटिव स्टडी प्रदान करते हैं माध्य। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, भारत एवं इंग्लैंड की औसत आयु की तुलना करके उचित निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि अपन भारत और इंग्लैंड की एवरेज औसत आयु का यदि निकाले और उसका यदि कंपैरिजन करें तो कोई उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बैंक द्वारा ऋण देने की प्राथमिकता तय करने के लिए भी दो या दो से अधिक व्यापारियों द्वारा व्यापारी धरों के गत वर्षों के औसत लाभ का तुलना कर सकता है। इस प्रकार इसके एवरेज के ऑब्जेक्ट है। इसका तीसरा ऑब्जेक्ट है कि उपयुक्त नीतियों के निर्धारण में सहायक होता है। क्या होता है कि यदि हेल्पफुल इन मेकिंग सुटेबल पॉलिसीज, यदि बहुत सारी पॉलिसीज है उनमें से कौन सी पॉलिसी का अपन चयन करें उसके लिए भी ये अपन को आधार प्रदान करता है। जैसे माध्य द्वारा एक ऐसा मूल्य प्राप्त होता है जो कि भावी योजनाओं, प्रक्रियाओं एवं नीतियों के निर्धारण में आधार का कार्य करता है। जैसे रेलवे अधिकारी को यह ज्ञात करना कि आवश्यक है कि विभिन्न मार्गों का औसत कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार माध्य द्वारा उपयुक्त पॉलिसी का, सुटेबल पॉलिसीज का डिसीजन ले सकते हैं। सांख्यिकी विवेचन का आधार होता है। बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकी विश्लेषण एवं विवेचनों के अनेक रीतियां, जैसे अपन सूचकांक है, काल श्रेणी का विश्लेषण है, अपीड़न विषमता की माप है आदि का यदि अपन कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए अपन को माध्य की आवश्यकता होती है। उनके लिए माध्य एक आधार का काम करता है। गणितीय संबंध का प्रदर्शन, फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल रिलेशंस, समूहों के विभिन्न समूहों में पारस्परिक गणितीय संबंधता का निर्धारण भी करता है।
मतलब माध्य के आधार पर अपन समूहों में गणितीय पारस्परिक गणितीय संबंध को भी ध्यान में रख सकते हैं। समग्र के बारे में अनुमान लगाना, एस्टिमेशन अबाउट द होल पॉपुलेशन, माध्यों के द्वारा न्यायिक समूहों से पूर्ण समूह के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। न्यायाधीश का माध्य समग्र के माध्य के बारे में अनुमान लगाने में सहायक होता है। मतलब अपन सैंपल के आधार पर यदि किसी माध्य का गणना कर रहे हैं तो उसके आधार पर हम पूरे समग्र का भी अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट दे रखे हैं या फिर कुछ माध्य के उद्देश्य दे रखे हैं और उसकी उपयोगिताएं दे रखी है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि आदर्श माध्य के क्या आवश्यक गुण है कि कब उसको आदर्श माध्य माना जाएगा, कब उसका अच्छा एवरेज माना जाएगा। जब किसी एक समूह के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व मूल्य माध्य होता है। मतलब यदि एक मूल्य सभी का प्रतिनिधित्व, सभी मूल्य उसमें शामिल हो रहे हैं, सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसको अपन एवरेज मानते हैं। अतः इसलिए श्री UL एवं केंडाल के अनुसार एक आदर्श माध्य में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। समझने में सरल हो, ऐसा माध्य ऐसा होना चाहिए जो समझने में सरल हो। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब यदि कोई माध्य है तो वो समझने में सरल होना चाहिए, तो वो एक अच्छा माध्य माना जाएगा। इसको अपन और अच्छे से समझते हैं। समूहों की जटिलता को सांख्यिकीय रीतियों द्वारा सरल एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। माध्य ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जो सरलता से समझ में आ जाए, अन्यथा उसका उपयोग कम हो जाएगा। मतलब यदि माध्य जिसे समझ में नहीं आएगा तो वो यूजफुल नहीं होगा। इसके बाद में दूसरा बता रखा है कि गणना में सरल हो, सिंपल कैलकुलेशन। मतलब माध्य की इस प्रकार का होना चाहिए जिसकी कैलकुलेशन अपन आसानी से कर सकते हैं। एक आदर्श माध्य की प्रमुख विशेषता यही है कि उसकी गणना में कोई विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका कैलकुलेशन आसानी से हो जाना चाहिए। सभी पदों पर आधारित हो, बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स टर्म्स। माध्य समूह श्रेणी के समूह माला के सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए या फिर सभी मूल्य उसमें शामिल होने चाहिए। किसी एक मूल्य को अपन को नहीं छोड़ना चाहिए या फिर उसका ऐसे नहीं मानना चाहिए कि अपन इसमें इन मूल्यों को छोड़ के कम मूल्यों का ध्यान रखते हुए माध्य का कैलकुलेशन कर ले। मतलब सभी मूल्यों को उसमें शामिल करना चाहिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, वेल डिफाइंड। माध्य की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट और निश्चित हो जिससे कि वह श्रेणी का सही प्रतिनिधित्व कर सके। इसके बाद में बीजीय विवेचन किए जाने योग्य हो, केपेबल फॉर फर्दर एलिब्रेसिव ट्रीटमेंट। माध्य ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिससे कि भविष्य में बीजगणितीय गणितीय विवेचन करना आसान हो। और इसके बाद में है निर्देशन स्थिरता, स्टेबल इन टू सैम्पलिंग। आदर्श माध्य में ये विशेषता होनी चाहिए कि यदि किसी एक समूह के सैंपल में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया जाए तो माध्य पर कम से कम प्रभाव पड़े। सैम्पलिंग के आधार पर यदि किसी माध्य का कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, तो यदि सैम्पलिंग में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है तो उस माध्य पे कम से कम इफेक्ट होना चाहिए। सीमांत मूल्य का न्यूनतम प्रभाव होना चाहिए। लेटेस्ट इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक आदर्श माध्य वह होता है जो जिस पर अधिक सीमांत मूल्यों का कम से कम प्रभाव पड़े। माध्य पर इनका जितना प्रभाव होगा माध्य से इनका उतना ही सही प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब क्या हो रहा है कि यदि सीमांत मूल्य से कम प्रभावित हो रहा है माध्य, तो माध्य जितना कम प्रभावित होगा उतना ही श्रेणी का सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इस प्रकार अपन ने देखा कि माध्य की क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार अपन माध्य के क्या उद्देश्य है और उसके क्या कार्य या फिर इसकी क्या उपयोगिता है और एक आदर्श माध्य अपन कब मानेंगे। अब ये दे रखा है कि माप के 3 क्रम है, 3 ऑर्डर्स में मेजरमेंट किया जाता है। सांख्यिकी में तीन प्रकार मान सकते हैं या फिर 3 ऑर्डर होते हैं मेजरमेंट करने के, माप ज्ञात करने के। जिसमें पहला दे रखा है कि सांख्यिकी विश्लेषण के लिए पहले अपन सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम क्रम में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर इन मेजरमेंट में क्या करेंगे अपन, औसत या माध्य की गणना करेंगे जिसको अपन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। दूसरे क्रम में माप का द्वितीय क्रम सेकेंड ऑर्डर इन ऑफ मेजरमेंट
इसमें अपन क्या करेंगे, एवरेज के आसपास की भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए द्वितीय अपकिरण की माप ज्ञात करते हैं। फिर अपन थर्ड देखते हैं कि माप में आवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए विषमता का सीक्वेंस का की माप की गणना करते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं कि मेजरमेंट करने के लिए माप के 3 क्रम दे रखे हैं, जिसमें पहला है औसत, और औसत में आसपास कितनी भिन्नता है ये ज्ञात करने के लिए अपकरण की माप, और आवर्तियों में कितनी अध्ययन माप से आवर्तियों का अध्ययन किया जाना, ये कहलाता है विषमता या स्मूथनेस। इस प्रकार अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन को ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही सांख्यिकी में कैलकुलेशन करनी होती है, जिसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिससे अपन एवरेज कहते हैं, एवरेज का कैलकुलेशन करना होगा। अब अपन देखते हैं कि सांख्यिकी में माध्यों के किस प्रकार काइंड्स किस प्रकार बांटा गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सांख्यिकी में माध्यों को कितने प्रकार से बांटा गया और उनको डिवाइड करने के आधार क्या क्या माने गए हैं। अपन देखते हैं कि सांख्यिकी में माध्यों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो पोजीशन के आधार पर, एक मैथमेटिक आधार पर, और एक बिजनेस की प्रोग्रेस के बिजनेस के आधार पर। पहला अपन देखते हैं पोजीशनल, स्थिति संबंधित माध्य। पोजीशन के आधार पर अपन देखते हैं तो पहला देखते हैं अपन समांतर माध्य, फिर अपन पोजीशन के आधार पर यदि अपन माध्यों की गणना देखते हैं तो देखते हैं माध्यिका और बहुलक, मीडियन और मॉड। लेकिन अभी इसको अपन दूसरे तरीके से देखते हैं, जिसमें होता है मैथमेटिकल या गणितीय संबंधी माध्य। जिसमें देखते हैं अपन समांतर माध्य, गुणोत्तर अर्थमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, हरात्मक माध्य और वर्गीकरण माध्य। मतलब 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है गणितीय आधार पर अपना। फिर अपन तीसरा देखते हैं व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य पर अपन देखते हैं चल माध्य, जिसे मूविंग एवरेज, और प्रक्रमणीय माध्य प्रोग्रेसिव और संस्कृति या कंपोजिटिव एवरेज माना गया है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि पोजीशन के आधार पर, मैथमेटिकल आधार पर और बिजनेस के आधार पर माध्यों का डिवाइड किया गया है। अब अपन आगे वाली क्लास में जब भी अपन डिस्कस करेंगे, अपन देखेंगे कि स्थिति के संबंध से पहले अपन देखेंगे पोजीशन के आधार पर, गणितीय आधार पर माध्य का वर्गीकरण किया गया है, उसमें सबसे पहले अपन समांतर माध्य देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही था। आगे क्लास में जब भी अपन लेंगे उसमें देखेंगे अपन समांतर माध्य।